एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया के एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली काफ़ी एक्सप्लॉइट करा था। जैसे कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, सिल्क या जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे उसको वो चीप रेट्स पर, सस्ते रेट्स पर इंग्लैंड लेकर के जाते थे। और यहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हैं उस पर वो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी लगाते थे। और फिर जो इनके फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे उनको ये इंडिया में ला करके नॉमिनल रेट्स पर बेचते थे। इसकी वजह से जो इंडिया के हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और इसी के साथ इंडिया के जो गुड्स थे वो ब्रिटिश के मशीन मेड गुड्स से कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया का एग्रीकल्चर और इकॉनमी ड्यून होती गई, टीके होती गई। और सेकेंड पॉइंट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया का पैसा इंग्लैंड लेकर के जाते थे और जिसके लिए इंडिया को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था, यानी कि उस पैसे का थोड़ा सा पार्ट भी इंडियंस के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करा जाता। तो दिस वॉज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ कि ब्रिटिशर्स इंडिया के पैसे को इंग्लैंड लेकर के जाते थे और उसके रिटर्न में इंडिया को कुछ नहीं देते थे। थर्ड पॉइंट इज डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो क्या था कि वही इंडिया के जो हैंडमेड गुड्स थे वो ब्रिटिश के फिनिश प्रोडक्ट से, उनके मशीन मेड गुड्स से कम्पीट नहीं कर पाते थे। और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो कॉटन, सिल्क जैसे जो रॉ मटेरियल्स थे उनके डिमांड भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में कम हो गई, जिसकी वजह से इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, स्पिनिंग की, वीविंग की, ये बंद हो गई और इनमें जो वर्कर्स थे वो इम्पॉवरिश हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और फोर्थ पॉइंट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या है कि ब्रिटिश ने कई सारे किंगडम्स को एनेक्स करा था और उसकी वजह से उन किंगडम की आर्मी के जो सोल्जर्स थे या वहाँ के जो नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो सभी अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और इसी के साथ जैसे जो किंग्स कुछ नोबल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे या फिर जैसे जो आर्टिस्ट्स होते थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे, तो अब उन किंग्स के जाने के बाद उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं बचा। तो इसकी वजह से ये जो नोबल्स थे, ये आर्टिस्ट्स थे या सोल्जर्स थे, ये धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होते गए और इसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। और इस बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के मन में ब्रिटिश के लिए एक गुस्सा, एक एग्रेशन था। और फिफ्थ पॉइंट इज ट्रीटमेंट गिवन टू द पीसेंट्स। पीसेंट्स जो है वो ब्रिटिश से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू की या टैक्सेस की जो पॉलिसी थी वो पीसेंट्स के फेवर में नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है ये लैंड पर काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाते थे, जिसकी वजह से पीसेंट्स मनी लेंडर्स या मर्चेंट्स के क्लच में आ जाते थे, उनके कब्जे में आ जाते थे। और इसकी वजह से इन हाई डेब्ट्स की वजह से उनको धीरे धीरे उनको अपने मतलब उनका लैंड उनके हाथों से चला जाता था। जैसे कि कई बार ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू बहुत बढ़ा दिया तो उसकी वजह से पीसेंट्स के लैंड उनके हाथों से चले जाते थे। और इसके अलावा ब्रिटिश के टाइम में इससे पहले ज़मींदार की जगह मनी लेंडर्स आ गए थे और ये मनी लेंडर्स मर्चेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, मतलब कि ये लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा रखते थे और फिर अगर ये पीसेंट्स लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे तो वो उनको उनका लैंड छीन लेते थे, उनको अपने लैंड से बाहर निकाल देते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या था कि पीसेंट्स के पास से उनका लैंड चला गया और धीरे धीरे वो भी इम्पॉवरिश, वो भी गरीब होते चले गए। सो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज। नाउ कमिंग टू द मिलिट्री कॉजेज। फर्स्ट पॉइंट इज इल ट्रीटमेंट विद द सोल्जर्स। So despite the fact that Indian sepoys were efficient than the British troops, यानी कि ये बात जानते हुए भी कि इंडियन सिपाहीज की परफॉर्मेंस ब्रिटिश ट्रूप से बहुत अच्छी है। अब इंडियन सिपाहीज ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प भी करी थी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, फिर भी वो उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे, उनको सही से ट्रीट नहीं करते थे। दे वर नॉट प्रॉपरली हाउस्ड, फेड, उनको ना तो सही से कहने की जगह मिलती थी, ना उन्हें रहने की जगह, ना खाने की चीज़ मिलती थी। और इसके अलावा इंडियन सिपाहीज की जो सैलरीज थी वो भी ब्रिटिश ट्रूप से काफ़ी कम थी। और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन सिपाहीज को उनके कास्ट मार्क्स या सेक्टेरियन मार्क्स, जैसे कि टर्बन, बियर्ड्स, जो कि सिख के मार्क होता है कि उनकी टर्बन यानी कि उनकी पगड़ी, उनकी बियर्ड, तो ये सब चीज़ें पहनने से मना कर देते थे। तो इस चीज़ ने इंडियन सिपाहीज की फीलिंग्स को काफ़ी हर्ट करा और उनके मन में ब्रिटिश के लिए धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया।
सेकेंड पॉइंट इज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने एक ये एक्ट इंट्रोड्यूस करा विच इज़ कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में ब्रिटिश इंडियन सिपाहीज को ड्यूटी पर दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकते थे, लेकिन हिंदूज़ के लिए ये मना था कि वो सी को क्रॉस करें। और इसकी वजह से जो हिंदू सिपाहीज थे उनको ये डर था कि अगर वो ब्रिटिश के इस एक्ट को मानते हैं तो उनकी रिलीजन, उनके कास्ट के लिए उनके मन में डर था। तो इसकी वजह से वो जो हिंदू सिपाहीज थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। थर्ड पॉइंट इज लीग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो ब्रिटिशर्स इस बात को जानते हुए भी कि इंडियन सिपाहीज की परफॉर्मेंस ब्रिटिश ट्रूप से अच्छी है, फिर भी जो हाई रैंक्स थी आर्मी में, जो हाई रैंक्स थी वो सभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए, ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए रिजर्व थी। और इसकी वजह से फ्यूचर में चांसेस काफ़ी कम थे कि इंडियन सिपाहीज को हाई रैंक्स मिलेंगी या उनको भी ब्रिटिश ट्रूप्स जैसा ट्रीटमेंट या सैलरीज कुछ मिलेगा। इसकी वजह से उनको ये लगा, मतलब सिपाहीज को ये चीज़ ज़्यादा सही लगी कि उन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अपराइजिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। तो हमेशा से ही ब्रिटिश ट्रूप्स और इंडियन सिपाहीज का जो नंबर, जो रेशियो था, उसमें हमेशा से इंडियन सिपाहीज का नंबर ज़्यादा रहा था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि ब्रिटिश ट्रूप्स का नंबर इस आर्मी में बढ़ाना चाहिए, और ये चीज़ इंडियन सिपाहीज को पसंद नहीं आई क्योंकि हमेशा से आर्मी में उनका नंबर ज़्यादा रहा है। तो इसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म्स उठा लें, वो उनके अगेंस्ट एक अपराइजिंग करें। फिफ्थ पॉइंट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। तो जैसा कि पहले पॉइंट्स में भी हमने देखा कि ब्रिटिश ट्रूप्स की परफॉर्मेंस इंडियन सिपाहीज की जितनी अच्छी नहीं थी, यानी कि ब्रिटिश ट्रूप्स की परफॉर्मेंस थोड़ी कम, मतलब लो थी या वो लेस एफिशिएंट थे। और ये चीज़ उस टाइम में हुई कुछ वॉर, कुछ अपराइजिंग से पता चलती है, जैसे कि क्रीमियन वॉर, रशियन वॉर, जिसमें कि ब्रिटिश हार गई थी। यहाँ तक कि बिहार के जो ट्राइब्स मैन थे, जो ट्राइब के लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अपराइजिंग करी थी जिसमें कि ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो इससे साफ पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ट्रूप्स की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। और इसी के साथ एक और बात भी इंडियंस की समझ आई कि अगर वो एक साथ यूनाइट होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे तो वो ब्रिटिश को हरा भी सकते हैं। तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस आया कि उन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अपराइजिंग करनी चाहिए। सो दीज वर द मिलिट्री कॉजेस। नाउ कमिंग टू द इमीडिएट कॉज। अब इमीडिएट कॉज और हमने जितने भी पहले कॉजेस समझे उनके बीच में एक डिफरेंस है। जो पहले के कॉजेस थे उन्होंने धीरे धीरे इस वॉर को लीड करा, यानी कि उनकी वजह से धीरे धीरे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उनको धीरे धीरे लग रहा था कि हाँ, उन्हें एक अपराइजिंग करनी चाहिए। लेकिन ये जो इमीडिएट कॉज था, इसकी वजह से लोगों के मन में एकदम से एग्रेशन आ गया और वो, मतलब कि इमीडिएट कॉज की वजह से वॉर एकदम से शुरू हो गई। ये मतलब अगर ये प्री प्लान थी, लेकिन फिर भी इस इमीडिएट कॉज की वजह से अपने प्लान टाइम से काफ़ी पहले वॉर शुरू हो गई। तो इमीडिएट कॉज वॉज दी इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये सोचा कि जो पुरानी मस्कट राइफल यूज़ करी जाती है उसको उन्हें एनफील्ड राइफल से रिप्लेस कर देना चाहिए। एनफील्ड राइफल को लोड करने का प्रोसेस ये था कि उसका जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जो ग्रीस्ड पेपर होता है, उसे बाइट करके हटाना और फिर उस कार्ट्रिज को लोड करना। तो जब इसका एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे बंगाल रेजिमेंट्स में, मेरठ रेजिमेंट में, कुछ और रेजिमेंट्स में एक र्यूमर, एक अफवाह फैल गई कि इन कार्ट्रिजेस में पिग और काऊ का फैट है। और इस बात में हिंदूज़ और मुस्लिम सिपाहीज की फीलिंग्स को काफ़ी हर्ट करा, क्योंकि हिंदूज़ के लिए काऊ सेक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिग टैबू है, यानी कि मना था। तो इन चीज़ों की वजह से हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज को ऐसा लगा कि ब्रिटिश ने डेलिबरेटली करा है, जानबूझकर करा है, ताकि वो उनके रिलीजन को डिफाई कर सके, उनके रिलीजन को, उनकी कास्ट को वो भ्रष्ट कर सके। तो इसकी वजह से लोगों के मन में उनके ब्रिटिश को लेकर